अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी हमारे पास ये लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का हम टॉपिक कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो इसके अंदर सूरत-ए-हाल ये है कि हमने पहले लेक्चर में फ़ॉर्मूला लिखने का तरीक़ेकार को डिस्कस किया। सिर्फ़ लिखने के तरीक़ेकार को डिस्कस किया। हमने उसके अंदर ये डिस्कस नहीं किया कि हमारे पास क्या कहते हैं ये ड्राइव कैसे होता है। डेरिवेशन और चीज़ है, फ़ॉर्मूले को डिस्कस करना और चीज़ है। तो हम यहाँ पे हम फ़ॉर्मूला जो है अब हम इसको अप्लाई करेंगे। यानी इसका एक एप्लीकेशन हम सीखेंगे जो कि मुख्तलिफ पॉइंट्स की होंगी। वो हम जो है वहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन सी वैल्यूज़ के साथ हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं ये पॉइंट्स को अप्लाई करने के तरीक़ेकार को हम डिस्कस करते हैं। तो देखें जी हमारे पास वो किस तरीके से सवाल आता है एग्ज़ाम के अंदर और किस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। बाद में हम पिक्चर सेंड्स कर देंगे। तो इसका लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का ये पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जो कि मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन हमने 7 या 8 फ़ॉर्मूले पढ़े हैं। लेकिन जो दोनों 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा आने वाले फ़ॉर्मूले हैं, वो लैग्रेंजेस और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फ़ॉर्मूला है। ये नहीं मैं कह रहा कि बाकी आते नहीं हैं, बाकी का चांस इस टॉपिक में से आज तक रिसीव नहीं हुआ। हमारा जलसा है आज तक जलसा है इसके अंदर से सवाल लाज़मी तौर पर आया है। तो इस दफ़ा भी हमारे पास इंशाअल्लाह आएगा। तो इस लेक्चर के अंदर तो हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि हम फ़ॉर्मूले को कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ल याद है कि लैग्रेंजेस और न्यूटन डिवाइडेड आप लाज़मी तौर पर पढ़ें। इसी तरह गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड है। इसी तरह बाकी हैं हमारे पास लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 ये 2 हमारे पास हैं। इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अब करते हैं जी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन। Apply the page number 2. Page number 2. Apply बाकायदा एग्जाम में लिखा आएगा अप्लाई लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन apply the Lagrange's interpolation formula for given points हमारे पास given points for given points हमारे पास तो given points हमारे पास क्या है वो अभी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जी हमारे पास 0 1 और सेकंड पॉइंट है 0 3 0 3
16 यानी और फिर 211 और फिर उसके बाद 318 और 427 318 हमारे पास और 427 solution to find polynomial. To find the polynomial of कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 1 2 3 4 5 for 4 डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री। ये इस तरह भी लिखा जाता है, हर सवाल में ऐसा लिखा जा सकता है जितना हमने पढ़े 4 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। तो सॉल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी वो मेरे लिए आसानी है आपको समझाने में। बाकी आपकी प्रैक्टिस है कि आप प्रैक्टिस में इसको किस तरह लिखते हैं। 03 यानी कि डायरेक्ट लिख लें, देखिए हमें इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, टेबुलर फॉर्म में लिखें, लेकिन मशवरा यही है कि आप टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखकर काम करें। और उसके बाद 427 इसका फायदा बहुत है, अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं ना तो फायदा हमारे पास क्या कहते हैं बहुत ज्यादा। अब इसका लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। और एक और बात कि इसके अंदर इक्वल स्पेसिस है, यानी बाय चांस है कि ये सवाल ऐसा लिखा गया कि आपके पास क्या कहते हैं इसमें इक्वल स्पेसिस है एक्स के कॉलम, मसलन 0 से 1 यूनिट का जंप है, 1 से 2 दूसरा 1 का है, 2 से 3 यानी कि इन दोनों के दरमियान 2 और 3 1 का जंप है, 3 से 4 एक्स के कॉलम में 1 का जंप है, हमें वाई के कॉलम से कोई गर्ज नहीं होता। लेकिन हमने ये लिखा है लैंग्वेजेस के अनइक्वल के लिए भी होता है, इक्वल के लिए भी। चलें अब हम इक्वल के लिए कर लेंगे, अगला सवाल अनइक्वल के लिए हम कर लेंगे। लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, तो ये हमारे पास होगा जी, इसमें पॉइंट जो है वो 5 है, लेकिन इसके अंदर देखें किस तरह लिखा जाएगा। एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आगे पहले हमने इस पॉइंट को इग्नोर करना है, ये एक्स के कॉलम में 0, तो यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस 0 नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट x माइनस 1, फिर उसके बाद x माइनस 2 आपके पास, उसके बाद x माइनस 3 और देन आपके पास x माइनस 4। और यहाँ पर जहाँ पर आपने जिस पॉइंट को इग्नोर किया वहां पे वो 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि यही हमारा ला था, हमने जो टिप्स याद की है। तो 0 माइनस 2, क्योंकि हमने 0 को इग्नोर किया था, फैक्टर बनाते हैं, x माइनस 0 नहीं है, तो आपके पास ये लिखा जाएगा 0 माइनस 3 और 0 माइनस 4। और फिर उसके बाद हमने इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, यानी इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो हमने लिखनी है। तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं हमारे पास y की क्रॉस, यानी 0 को इग्नोर किया था उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास है 3, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये 3 लिखा गया। उसके बाद जी हम यहाँ पर दूसरी टर्म्स लिखेंगे, यानी कि दूसरी टर्म्स के अंदर ये हमारे पास होगा, पहले हमने 0 को निगलेक्ट किया था, अब 1 को निगलेक्ट करेंगे, यानी फैक्टर यूं बनेंगे x माइनस 0, ये मैं चाहता तो x भी लिख देता, उसके बाद x माइनस 2, 1 नहीं लिखा, देखिए 1 उसको इग्नोर किया मैंने, x माइनस 3 और उसके बाद x माइनस 4, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, अब किसको हमने इग्नोर किया था, 1 को। एक्स के कॉलम की डिस्कशन है सारी लैंग्वेजेस के अंदर, तो 1 हमारे पास है यहाँ पर, इस तमाम जगह पर जहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं एक्स है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1
जो फार्मूला लिखने का तरीकेकार हमने डिस्कस किया वो भी यही था, 1 - 2 और 1 - 3 और उसके बाद 1 - 4। उसके बाद जिसको इग्नोर किया वो 1 था, उसके क्रॉसपोंडिंग जो y की वैल्यू है वो 6 है, तो हम यहाँ पे 6 रख देंगे। 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा इधर। अब उसके बाद प्लस लिखेंगे, यानी प्लस। अब हम दूसरा लिखेंगे, तो यहाँ पर अब 2 को इग्नोर करना है। पहले हम ये सारे 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे, चाहे 10,000 पॉइंट्स हो। फिलहाल तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, तो यानी 0, 3, 1, 6, 2, 11, 3, 18, 4, 27, ये 5 है। अच्छा, अब हमने जो है यहाँ पर 2 को इग्नोर करना है, क्योंकि 1 को 0 को भी कर चुके, 1 को भी कर चुके। अब हम 2 को इग्नोर करेंगे, x - 1 और x - 3 और फिर उसके बाद x - 4 और फिर हमने यहाँ पर जिसको इग्नोर किया था वो 2 था। अब यहाँ जितने भी x हैं हर फैक्टर के अंदर, वहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 - 0 और उसके बाद 2 - 1 और 2 - 3 और 2 - 4 और 2 के अगेंस्ट जो y की वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे, जो कि 11 है हमारे पास। उसके बाद अब नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट में हम प्लस करेंगे और उसके बाद अब हमने 2 को भी इग्नोर किया, अब 3 को इग्नोर की बारी है, क्योंकि 0 भी कर चुके, 1 भी कर चुके, 2 भी कर चुके। x के कॉलम को ही हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर x माइनस आपके पास क्या कहते हैं 0, x - 1 और x माइनस हमारे पास क्या कहते हैं 2, 3 नहीं लिखना, x - 4। अब यहाँ पे जिस जगह पे x है हर टर्म में, वहां पे 3 सब्स्टिट्यूट। सेम वही, हर टर्म में एक ही लॉजिक है, लेकिन हम जो है रेपिटेशंस बहुत करते हैं एल्गोरिथम की। मैंने लफ्ज एल्गोरिथम इस्तेमाल किया कि कानून की रेपिटेशंस हमारे पास बहुत ज्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y की 3 के अगेंस्ट हमारे पास है 18, ये वैल्यूज हमारे पास लिखी गई। अब हमने 3 तक पहुंचे, अब मेरे ख्याल में ये लास्ट टर्म होगी हमारी 4, यानी कि 4 हमारे पास जिसको निगलेक्ट करना है, 4 हमारे पास जिसको निगलेक्ट करना है, क्योंकि हमने 0 को भी निगलेक्ट करके टर्म लिखी, जो कि ये लिखी, फिर 1 को लिखी, फिर 2, 3 और 4, अब 4 को लिखेंगे। तो अब हमने जो करना है वो हमारे पास ये है, x - 0 और उसके बाद x - 1, x - 2 और x - 3 और 4 को एक निगलेक्ट किया था हमने, इन सब जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 - 0, 4 - 1 और 4 - 2 और फिर 4 - 3 और 4 के अगेंस्ट जो हमारे पास क्या कहते हैं y की वैल्यू है वो है 27, तो हम यहाँ पे 27 लिखेंगे, 27। चूंकि अब हमारे पास क्या कहते हैं सारी वैल्यूज आ गई, लिहाजा ये एल्गोरिथम लिखा गया लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कि हमारे पास इक्वल स्पेस का बाय चांस आ गया। यानी कि हमारे पास, मैं लिख देता हूँ ताकि आप कभी ये ना समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्वल के लिए होता है, नहीं, ये बोथ के लिए है। जबकि मैंने बाकी जितने भी फार्मूले लिखे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखा, इक्वल। यहाँ पे मैंने दोनों लिखे हैं, इक्वल एंड अनइक्वल स्पेसेस या इंटरवल, इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स, कि ये हमारे पास इस तरह लिखे हुए। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर फार्मूला लिखा गया और अब हम पेज नंबर नेक्स्ट पर जाएंगे। एक जरा बार गौर करने वाली है हमारे पास, वो क्या है कि जो ये y की वैल्यूज हैं वो देखें कैसे एडजस्ट हो रही है। ये एक टिप है याद करने के लिए, बड़ी यूजफुल है। 3, 6, 11, 18, 27, ये देखें ये किस तरह आ रही है। ये हमारे पास पहले 3 आया, वही चीज आई है जो यहाँ लिखी हुई 3, उसके बाद फिर 6 आया, देखिए 6 है, उसके बाद यहाँ 11 लिखा होता है, देखिए यहाँ 11 आया।
उसके बाद फिर आप देखें, गौर से देखें, तो यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, तो इधर 18 आया, और इधर 27 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 27 हमारे पास आएगा। यानी गौर करें तो ये 3, 6, 11, 18 और 27, ये y की वैल्यूज आई, 3, 6, 11, 18, 27 हमारे पास ये इस तरह आती हैं। अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही लिखी गई, तो आंसर यस है कि हाँ जी, ये y की वैल्यू जो है वो हमारे पास सही लिखी है। अब हमने करना क्या है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए, इसकी पिक्चर भी आपको सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे हम इन सबको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीन सब फैक्टर्स को, इसको ऊपर को फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको नीचे, इसका जवाब -1 है, इसका जवाब -2 है, इसका जवाब -3 है, इसका जवाब -4 है, और इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार डिफरेंट होगा, जो मैंने पहले सिखाया था वो नहीं। ये आप चाहे आम तरीके से करें, चाहे आप मेरे मेथड से करें, मेरे मेथड से करेंगे तो बहुत फायदा हासिल होगा। 2, उसके बाद इसका जवाब 2 है। मैं अभी सिखाता हूँ कि मेरा मेथड क्या है, वो मैं बाद में मल्टीप्लिकेशन का, पहले 1, फिर उसके बाद -1, उसके बाद -2, उसके बाद ये 3 और ये 2, ये 1 और ये -1, इसका जवाब, ये सबके जवाब हमने लिख देने, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी है, नीचे इसके जवाब लिख देने हैं, और फिर हमने जो है इसको हल करके कि ये हमारे पास इसके जवाब क्या आएंगे। तो इसके आंसर जो हैं वो हमारे पास कोशिश कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास इसी पेज के ऊपर आ जाए। उसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमारे सामने ये रहेंगी टर्म्स जो सी टर्म्स जो सी हैं वो हमारे सामने यहाँ पर रहेंगी। तो लिहाजा हम इसके अंदर यहाँ पर देखते हैं कि जी हमारे पास क्या आता है, सूरत हाल कि किस तरीके से लिखी जाए कि ये हमारे पास बेहतर अंदाज के अंदर आ जाए। देखें जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम सीखते हैं कि ये हमारे पास क्या क्या आंसर है। मैं फिलहाल मल्टीप्लिकेशन मैंने इन सवालों की हुई है, तो फिलहाल तो मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कैसे की जाती है। फिलहाल आप चेक कर लेना कि इसका जवाब जो है, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास ये सूरत हाल है कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका जवाब जो है वो दो फैक्टर करके भी कर सकते हैं और बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है वो चले, अच्छा डायरेक्ट जो है वो हम यहाँ पे दो फैक्टर करके कर लें, तो दो फैक्टर करके भी दिखा देते हैं और डायरेक्ट करके भी दिखा देते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास ये है कि इसके अंदर इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है, ये है 3 और उसके बाद हमारे पास है 3 और इधर ये जवाब आ गया। पहले मैं इसके कांस्टेंट को लैला कर रहा हूँ, -1 और इसका जवाब -2, मैं डायरेक्ट ही करूंगा जी, -2 और उसके बाद -3 और यहाँ पे जवाब है ये 0 -4 का, यानी ये कांस्टेंट लिख रहा हूँ और वो हमारे, बाकी इसको कैंसिल भी करूंगा फिर बाद में, चाहे आप डायरेक्ट कर लेते, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं यहाँ पे इसके अंदर हम इसमें ये लिखेंगे। अब इसका जो जवाब आता है
यानी कि इस पॉलिनोमियल का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप दो फैक्टर करके कर लें आम तरीके से, या हम जो है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है जी x4 माइनस 10x³ 10x³ और प्लस 35x² 35x² और उसके बाद माइनस 50x। ये कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई हो जाता है जी। कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। और 24 ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। आप बेशक घर पे चेक कर लेना होमवर्क करके, x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 दो करके कर लेना, या आप जो है वहां पर उसके बाद जिस तरह आपका दिल चाहे, चाहे 3 पहले 2 फिर 3 फिर 4 कर लें, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही सिखाऊंगा कि डायरेक्ट वो कैसी है। फिलहाल अभी मैं नहीं सिखाया, अभी तो मैंने इसका जो है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो +6 अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये पहले कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं, +6 में आपके पास 1 आएगा, या ये 1 फिर 2 चले, अच्छा 1 और फिर उसके बाद ये -1 आएगा और इसका आंसर -2 होगा, -2 और इसका आंसर -3 होगा, -3 और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ऊपर 6 था यानी पहला 1 -1 -2 -3। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेकंड फैक्टर्स की ये x4, जो मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पर हो जाती है। वो कैसे होती है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एल्गोरिथम जो कि आप जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसका आंसर आना चाहिए। +26 x² वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। +26 x² -24x, इसमें कांस्टेंट नहीं आया, इसमें कांस्टेंट नहीं आया। उसके बाद जी ये हमारे पास है 24x। अब हमने इसको करना है, इसमें कैंसिल भी हो रहा है, ये देखें ये 6 है और ये भी 3 ये इसका जवाब जो है -6 आ रहा है, जो कि -6 आ रहा है, -6 6 ओवर -6 -1 बन जाएगा। और उसके बाद आगे जी हमारे पास ये है, ये अब हमने टर्म इसकी लिखनी है 11 की, तो 11 ओवर हमारे पास ना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और उसके बाद -2, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 1s आर 2 और उसके बाद -1 से -2 और उसके बाद क्या कहते हैं -2 +4 आता है, यानी 11/4। ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनको भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा जो सा स्टेप ये था, यानी इसके अंदर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 2 है, 1 है, 2 1s आर 2, फिर उसके बाद -1 2 -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि इसका आंसर -2 है, तो +4। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, अब यहाँ पर x4 आएगा। x4 तो डायरेक्ट इसलिए आ रहा है कि ये 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और 4। ये उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास x4 लिखा गया, आगे हमारे पास -8x³ -8x³ +19x² +19x²। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको जो है वो समझाऊंगा कि ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैसे होता है। बाकी आपके पास चॉइस है, 2 बनाएं, 3 बनाएं, 1 बनाएं फैक्टर, हमें कोई इतराज नहीं। उसके बाद जी आगे हमारे पास है इसके अंदर अगला, ये इसका आ जाता है
18 का, ये 18 है और नीचे देखें 3, 3 18 6 हो गया, 6 ऊपर रह गया हमारे पास 6, और फिर हमारे पास कहते हैं ये 2 है, 2 को फिर इससे काटा, कैंसिल किया, 3 आ गया, 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 आया, 3 के बाद क्या कहते हैं यहाँ पर 1 आएगा और इधर -1 आएगा, तो -3 हमारे पास आंसर आता है। इसका सिंप्लीफाई कर लेने के बाद इन सबको 18 और ये जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है 3, ये आप देख लेना, बड़ा आसान है। तो -3 हमारे पास लिखा गया। उसके बाद ये x4 तो लाजमी आएगा, x4, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और 4। इस वजह से अगर 5 होते तो 5 आता, 3 होते तो x³ आता, 5 होते तो यहाँ x5 आता। अब बशर्ते कि इनके कोफिशिएंट 1 हो, यानी हर फैक्टर के x का 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, तब ये ऐसी सूरत जनरेट होती है। अब उसके बाद आता है -7x³, 7x³, उसके बाद यहाँ पे +14x², +14x², 14x², ये कैलकुलेटर से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। कैसे किया हुआ है उस टॉपिक को अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। -8x, और वही मैं आपको कहूंगा कि आप भी उसी को फॉलो करें, क्योंकि टाइम बचाना टाइम बहुत जरूरी होता है हमारे पास जब हम क्या कहते हैं एग्जाम में बैठे। अब हम आते हैं लास्ट टर्म की तरफ, 27 है ये हमारे पास, 27 और ये 4 है, 4 और ये 3 और 27 को कैंसिल करें तो 9 बन जाते हैं, 9, और उसके बाद ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये बन जाता है हमारे पास 27, सॉरी 9 बन जाएगा, 9/, क्योंकि ये 3 से कैंसिल जो हो रहा है 8, 9/8, 9/8, और उसके बाद यहाँ पर x4, क्योंकि 4 फैक्टर है, 1 2 3 और 4, और उसके बाद जो इसकी पॉलिनोमियल आती है वो -6x³ 6x³ -6x³ +11x², 11x², और उसके बाद हमारे पास है -6x। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशंस आ गई, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर की हैं, जिसका तरीकाकार फिलहाल मैंने डिस्कस नहीं किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, यानी ये हमारे पास आ गए। अब बाकी काम वैसे ही है जैसा हम पहले करते थे, क्या कि x4 के कोएफिशिएंट सेपरेट करने, x³ के करने, x² के करने, और इसी तरह कांस्टेंट करने हैं, सबको जो है वो अलग-अलग करना हमने। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाएंगे। ये पेज नंबर 2 था हमारा, तो पेज नंबर और बाकी चीजें वैसे ही हैं, लेकिन इसमें फिर दोबारा रिवाइज करूंगा कि इसके अंदर एक फर्क है। जो जिस तरह हम पहले कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते थे, कौन से में, न्यूटन्स फॉरवर्ड में, न्यूटन्स बैकवर्ड में, गास फॉरवर्ड में, गास बैकवर्ड में, और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, वो भी कैलकुलेटर से हमने मदद की थी, सीखा था उसको। लेकिन इसके अंदर वो फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके अंदर फैक्टर सेम नहीं आते जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मसलन यहाँ देखें x-1 x-2 है, x-3 x-4, ये जो चारों फैक्टर हैं इसमें क्या कहते हैं, ये डिफरेंट है। इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे 4 और थे, यहाँ 4 और है, यहाँ x-0 है, और फिर x-2 x-3, ये वो एक जैसे नहीं है, उन सब में वो एक जैसे थे। एक जैसे से क्या मुराद है कि x-1 है, x-2 है, x-3 x-4, उससे आगे x-5 आता था, ये लाजमी आते थे ये वाले फैक्टर। फिलहाल हम दोबारा उसकी तरफ आएंगे दोबारा, लेकिन इसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अब पॉलिनोमियल जो सी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कांस्टेंट से अलग करेंगे, कोएफिशिएंट अलग करेंगे, और फिर इसके बाद इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 कैंसिल हुआ इस 3 से, तो 4 नेगेटिव है तो प्लस आएगा। देखिए 4 है, 1 2 3 और 4, तो 3/8 है इसका जवाब। इसका जवाब 3/8 है।
इसको भी कर लेते हैं। इसमें 3 नेगेटिव है, 1 2 3, आंसर जो है माइनस में आएगा। इसको कंफर्म कर लेते हैं, यानी कि -1 -2 -3, इसका मतलब है -6 है, तो इसका जवाब -1 आएगा, यानी इसके बाहर -1 समझना है। इसको तो हमने डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लिया था 11/4 और 9/8। अब हम इसके अंदर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सामने रहे, ताकि ये हमारे पास बार-बार पेज टर्न ना करना पड़े, क्योंकि ये पेज आपको दिखाना पड़ेगा बार-बार। या हम लिख ही लेते हैं, पेज नंबर 2 है तो पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पर हम लिख लेते हैं। पेज नंबर 3 पे बार-बार आपको दिखाना पड़ेगा, और पेज नंबर 3 पर हम ये स्टेप ही दोबारा लिख रहे हैं। पेज नंबर 3 लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फार्मूला हम कर रहे हैं। लिख लेते हैं कि ये हमारे पास टॉपिक जो चल रहा है वो लैग्रेंजेस का चल रहा है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, जो कि इक्वल और अनइक्वल के लिए है, लेकिन ये सवाल बाय चांस इक्वल के लिए आ गया। पहले हम टर्म लिख लेते हैं जी सारी की सारी, तो जो पीछे लिखी हुई है, तो पीछे जो लिखा था वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। आप देख लेना, f(x) y इज इक्वल टू, इसका जवाब हमारे पास 1/, आपके पास क्या कहते हैं 1/8 आए। पहला हमारा ये दोबारा मैंने लिख लिया 1/8, दिखा देता हूँ कि वहां से हम ये जो है इसको अपने पेज नंबर 2 से राइट कर रहे हैं। 1/8, 1/8 हमारे पास है, यानी 1/8 है, ये लिखा हुआ है। इसका जवाब जो आंसर था प्लस ये 1 आ गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 नेगेटिव है तो प्लस आएगा, -1 ब्रैकेट में। भाई इस तरह वो कैलकुलेटर पे भी नहीं लिखा करें, बल्कि सीधे इसको 4 नेगेटिव है तो प्लस होगा, ऑड नेगेटिव है, ऑड का मतलब 3 हो 5 हो तो फिर माइनस होगा, ये सबको पता है। तो ये हमारे पास 1/8 आ गया। बाकी मैं ये लिखने जा रहा हूँ x4 - 10x³ और प्लस 35x² -50x प्लस 24, ये मैं लिखने जा रहा हूँ अपने पेज नंबर 3 पर। और यही स्टेप जो है वो मजबूरी में लिख रहा हूँ ताकि वो आपके सामने रहे, ताकि मैं आगे जन से वो कर सकूं। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं x4 और -10x³ और -10x³ प्लस 35x² और उसके बाद -50x और उसके बाद प्लस 24 फिर दूसरी टर्म लिखनी है हमने, प्लस के अंदर दूसरी टर्म में दोबारा दिखा देता हूँ, बाकी आप रिड्यूस कर लेना, वो मैं डायरेक्ट ही लिखने जा रहा हूँ। ये देखें जी हमारे पास प्लस ये है, ये दूसरी टर्म 6, तो पहली बात तो ये माइनस आएगा क्योंकि 3 नेगेटिव है, -6 आएगा, 6/-6 -1 आएगा, और फिर ये लिखी जाएगी -1 के साथ, ये लिखी जाएगी x4 -9x³ प्लस 26x², वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी जो है वो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा। इसके अंदर ये है जी हमारे पास -1 आंसर आया इसका, और यहाँ पे x4 और उधर हमारे पास क्या कहते हैं जो पीछे लिखा हुआ था वो हमारे पास है x4 -9x³। ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है कि स्टूडेंट्स को बाज़ औक़ात मजबूरी होती है कि छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ काम किया जाए, तो वो हम यहाँ पर करते हैं। आप इसके अंदर से ये स्टेप यानी जो पीछे लिखा है ये स्टेप डायरेक्ट किया करें तो बहुत बेहतर होगा, बाकी आपकी चॉइस है। यहाँ उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्लस 11/4 और यहाँ पे x4 और उसके बाद क्या कहते हैं -8x³ प्लस 19x² -1 -12x। इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहे, खैर कोई बात नहीं। -3, जहाँ x के कॉलम के अंदर आपके पास क्या कहते हैं 0 आ जाएगा ना, वहाँ कांस्टेंट एब्जॉर्ब होने का चांस होता है, बल्कि हो जाएगा लैग्रेंजेस के अंदर जहाँ 0 आ जाएगा। मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो सवाल हमने शुरू किया
उसके अंदर अगर 0 आ जाए, हमने स्टार्ट पे पॉइंट दिए थे, वो पॉइंट थे 0 1 2 3 4, तो वहाँ 0 आ गया था। फिलहाल ये हमारे पास उसमें आ जाए करेगा। अभी आप जब सवाल बहुत ज्यादा करेंगे तो ये खुद ब खुद समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप मेरी बात पे बिलीव रखें तो ये बात ये है कि क्या, दोबारा जुमला बता रहा हूँ लेकिन बड़े गौर से, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एक्स के कॉलम में अगर 0 आ जाए तो उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नहीं आएगा। प्लस फिलहाल दोबारा हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, एक्स के -8x, और मैं इस तरीके से भी समझा रहा हूँ कि वो मैटलैब जो है ना, मुझे समझाने में आसानी, यानी ये भी मेरा एक मोटो रहता है कि वो जो मैटलैब में स्टेप्स आएंगे उसको भी पहले ही डिस्कस कर लिया जाए, लेकिन वो आपको मालूम नहीं होता कि उसकी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू हमारे पास है। ये पीछे से मैं लिख रहा हूँ जो पेज नंबर 2 पर हमारे पास है, माइंड आप चेक भी कर लेना, +11x² और उसके बाद -6x, ये हमारे पास आ गया जी। याद दहानी के तौर पे बता रहा हूँ कि ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन इक्वल और अनइक्वल स्पेस के लिए चलता है, यानी एक्स के कॉलम में इक्वल और एक्स के कॉलम में अनइक्वल स्पेसेस आ सकती हैं। बाई चांस है कि ये हमारे पास इक्वल स्पेसेस के लिए भी आ गया, जबकि हमने जो इससे पहले जितने भी फार्मूले पढ़े वो सब इक्वल के लिए थे, और ये भी हमारे पास आया नहीं, न्यूटन डिवाइडेड में मैंने अनइक्वल किया था। अच्छा जी, ये आप दोबारा चेक कर लेना, 1/8 x4 -10x³ +35x² -50x और +24 और -1 x4 -9x³ और उसके बाद प्लस हमारे पास 26x² -24x 11/4 x4 -8x³ +19x² -12x, और उसके बाद -3 x4 -7x³ +14x² -8x 9/8 x4 -6x³ +11x² -6x। एक चीज और बता दूं कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन करते वक्त, तो आपने जो है ना उसको सही कर लेना, ये नहीं सोचना कि सर ने गलत कर दिया, ये नहीं है, आप सही कर लें, क्योंकि असल चीज तो एल्गोरिथम होती है, ये नहीं होती कि आप जो है मिस्टेक निकालें, एल्गोरिथम आपका सही होना जरूरी है। अच्छा जी, अब इसके अंदर कोफिशिएंट हम बाहर निकाल लें, यानी पहले x4 के देखिए मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ। x4 का हमारे पास है 1/8, इसका जरा देखें तो सही, ये कि वर्टिकल लिखे हुए हैं। अब ये देखें मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, इस तरह पढ़ रहा हूँ, x4 के ऐसे पढ़ूंगा, x³ के ऐसे पढ़ूंगा, ये और x के ये लिखने का फॉर्मेट जरा गौर करें कि इसमें लैंग्वेजेस में मैंने इस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि सब में पॉलिनोमियल x4 है, जबकि बाकियों में वो डिग्री आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। कैसे, पहले पहले x का फैक्टर आता है, फिर x² का आता है, फिर x³ की पॉलिनोमियल आती है। आप जरा गौर कर लेना कि वहां पे ऐसा होता है। मैं दोबारा दिखा भी दूंगा आपको कि यहाँ पे डिग्री सेम रहती है, देखिए सब जगह डिग्री x4 है, सब जगह x4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, जो ये हर टर्म के अंदर, वहां पे हर टर्म की डिग्री x4 नहीं रहती, पहले x आती है सिंगल की आती है, फिर x² की आती है, फिर x³ की आती है, फिर x4 की आती है। कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को यहाँ पे रिवाइज कर ही दूं कि भाई वहां पे सूत्रयाल कुछ और होती है, ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। ये देखें हमारे पास ये एक सवाल किया था हमने, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, ये था, इसमें देखें पहले पॉलिनोमियल है x की 1 डिग्री की, ये 1 डिग्री, फिर दूसरी दफा आई x² की 2nd डिग्री की आई, उसमें बाकी जो भी आता है वो अलग चीज है। उसके बाद ये देखें x³ आई, यानी हर टर्म में, और उसके बाद यहाँ देखें ये x4 आ रही है, x4, ये न्यूटन, ये बाकी 5 जो फार्मूले किए हैं, यानी न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड में ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद यहाँ x5 की आई, फिर दोबारा कि यहाँ सिंगल की आई है x+1, सिंगल 1 डिग्री है। उसके बाद आगे अगले में x² आई, और यहाँ पे x³ आई है डिग्री, और ये x4 आई है, यहाँ पर इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक x³ आई, अब यहाँ से लेके x5 आई। अगर मजीद लिखता तो वो x6 आनी थी, यानी इसमें असेंडिंग होती है पॉलिनोमियल की डिग्री, जबकि हम ये सब में हुआ, न्यूटन डिवाइडेड में भी, न्यूटन फॉरवर्ड में भी, न्यूटन बैकवर्ड में भी, और गास फॉरवर्ड में भी, और गास बैकवर्ड में भी। लेकिन ये जो लैग्रेंजेस है इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, इसमें हर टर्म की डिग्री जो थी वो आपके पास क्या कहती है यहाँ पर सेम आई, हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम है। अगर x4 चल रहा है तो ये x4 ही आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही आप चेक करें,
यहाँ पर कि भी कहीं गलती तो नहीं हो गई। ये देखिए हर टर्म की डिग्री x4 है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक x4, ये x4 है, ये x4, ये अगर 5 पॉइंट्स होंगे तो x4 होगा, अगर 10 पॉइंट होंगे तो यहाँ पर x9 नजर आएगा इन सब जगह पे, और फिर आगे उसके बाद डिसेंडिंग हो जाएगी जो भी वहां पर होती है डिग्री फिलहाल। और अगर x 3 पॉइंट्स होंगे तो x स्क्वायर नजर आएगा सब में x स्क्वायर नजर आएगा, x स्क्वायर की टर्म। फिलहाल ये एक टिप थी कि इसको चेक किया जाए। आगे हमारे पास इसके अंदर से -1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 11/4 आएगा और -3 आएगा। ये बड़ी आसानी से लैला हो रही, प्लस 9/8 आ रहा है और यहाँ पे x4 आ रहा है, x4। अब इसके बाद हमने x³ का कोफिशिएंट अलग करने, मैंने लिखा ही ऐसे था कि ये मुझे वर्टिकल नजर आए ताकि मुझसे गलती कम हो। अब -10/8 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 का 4 से गया, नहीं 2 से गया, 5/4 पहला हमारे पास ये आ गया और -10/8, और उसके बाद ये +9 आ जाएगा, +9, और उसके बाद ये 4 2s आर, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -22 आ जाएगा, 22, और उसके बाद जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आ जाएगा, 21, और उसके बाद ये हमारे पास माइनस तो आएगा, इसको कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस और माइनस है, और इसके बाद 8 को जब मैं इसके साथ करूंगा तो 3 आएगा, 27/4 4 आएगा जी हमारे पास, और ये x³ क्या लिखे सेपरेशन होगा। उसके बाद प्लस हमारे पास अब x² का आता है, हमारे पास x² का हमारे पास आता है, x² का हमारे पास आएगा, ये प्लस आएगा। अब ये x² यूं पड़े हुए वर्टिकल देख सकते हैं, तो यहाँ पे +35/8 आ जाएगा, x² का अब हम कर लें, और उसके बाद ये माइनस आएगा, माइनस कंफर्म कर लें, और उसके बाद 26, क्योंकि ये साइन को जरूर कंफर्म कर लिया करें, फिर उसके बाद और लिखा भी ना करें कैलकुलेटर पे, जब पता ही है कि भी माइनस आएगा। उसके बाद ये हमारे पास आता है 19 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9, पहले प्लस आएगा, कैंसिल तो इसने होना नहीं, 9 आएगा, उसके बाद 0209/4, 209/4 हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद ये x² का हम कर रहे हैं, -3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा, 42, और उसके बाद हमारे पास कहते हैं -42, इसका आ गया। अब इसका करते हैं, ये हमारे पास +99/8, और यहाँ पे x² आ जाएगा, ये हमारे पास आया जी। उसके बाद अब हम x का जरा एक और बात भी साथ साथ मैं शेयर करता चलूं कि अगर ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन का फार्मूला है तो उसके अंदर जहां डिग्री अगर 5 पॉइंट्स हैं तो 4 की होगी, 6 हैं तो 5 की होगी, 10 हैं तो 9 की होगी। इसी तरह यहाँ पे ना एक और सिमिट्री चल रही है, वो क्या है कि जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो भी एक ही तादाद में आ रहे हैं, यानी कि ये देखें 5 हमारे पास आएंगे, अगर 5 पॉइंट्स हैं तो 5 कांस्टेंट आएंगे हर एक के साथ, 1 2 3 4 5। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप चेक भी करते जाएं कि भाई हमारे पास 5 आए, 1 2 3 4 और 5 हर एक के अंदर यही आएंगे, चाहे वो जो मर्जी जिस मर्जी का कोफिशिएंट हो, चाहे x4 का हो, x³ का हो, या कुछ भी, 1 2 3 4 5। और दूसरा अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी थ्योरी है कि अगर 0 आए तो आप 0 को प्लस किसी में ना करें। मसलन हम सबको पता है 0 की कोई फिलहाल जो अरिथमेटिक ऑपरेशन में कोई हैसियत नहीं है, यानी कि खासकर प्लस और माइनस के ऑपरेटर में, तो वो ना लिखो, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो है, मैं ये कहूंगा कि हम अपनी सिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए 5 6 7 0 आता है, 0 लिखें यहाँ पर, ताकि वो गलती अगर आपके पास होती है तो हम उसको सही कर सकें, कि 5 पूरे गिन लें हम कि कहीं गलती तो नहीं हो रही।
अब ये देखना जी हमारे पास ये है कि ये इसमें आते हैं कांस्टेंट एक्स में 50 यानी पहले माइनस आएगा, वो कंफर्म करते हैं, ये माइनस आ गया और 50/8 देखते हैं जी ये 2 पे जाएगा 25/4 25/4 हमारे पास हो गया। उसके बाद ये x का प्लस 24 आ गया 24 क्योंकि माइनस उसके साथ होगा। उसके बाद ये 3 तो माइनस पहले कंफर्म कर लें क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का। उसके बाद 33 और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं -33 आगे हमारे पास क्या कहते हैं -33 ही आएगा, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया इसके साथ। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, ये पहले प्लस कंफर्म करें। ये मैं वैसे टिप शेयर करता हूँ कि पहले आप साइन की वजह से मिस्टेक ना हो, जहां जहां हम अपने आप को कंफर्म कर सकते हैं। 24 आ गया, उसके बाद यहाँ पर x आ जाएगा, ये हमारे पास x होगा। उसके बाद इसको करते हैं जी प्लस, हमारे पास प्लस हमारे पास है आपके पास 9 ये आएगा इसका साथ, पहले माइनस आएगा हमारे पास नहीं। अब इसके अंदर एक मुझे लग रहा है मिस्टेक सी होगी, खैर कोई बात नहीं, वो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि देखिए ना 1 2 3 4 है, मैंने गिना तो ये 4 थे जबकि 5 होने चाहिए थे। इसका मतलब है मैं इसको भूल रहा हूँ, मैं आगे चला गया स्टेप पर जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस आएगा इसके अंदर माइनस, और उसके बाद 3 आएगा 3 और यहाँ 4 तो 27 आएगा 27 बाई आपके पास क्या कहते हैं 4 27/4 ये इसके अंदर आएगा। अब देखें इसका हम अपनी तरफ से 0 ये आता है 1/8। अब ये कांस्टेंट मिल गया इसके अंदर यहाँ पर, लेकिन क्या कहते हैं अगर इसके फैक्टर में x -0 होता तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आना था। फिलहाल ये हमारे पास आ गया, तो ये +3 यहाँ पे है ही नहीं कांस्टेंट, तो +0 लिखें। मैं कहता हूँ कि लिखें जरूर, बाकी मुझे भी पता है आपको भी पता है कि ये कोई हैसियत नहीं रख सकेगा 0 हमारे पास। उसके बाद ये एक ये आ गया, फिर 1 2 3 4 में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास 4 0 हमारे पास आ जाएगी और कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हमने अपनी पहला स्टेप कर लिया, यानी कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लिया। अब इसको जो है हम ऐड करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं इसका आंसर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर x4 में, यानी आपके पास क्या कहते हैं ये हमने हल किया हुआ है, आप उसको बेशक चेक कर लेना इसमें कि ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर पे जरूर चेक कर लेना वहां पर, क्योंकि मेरे पास क्या कहते हैं ये हल हुआ हुआ है, आप इसको कैलकुलेटर पे जरूर चेक कर लेना कि ये हमारे पास क्या आता है। चलिए चलिए 2 मिनट वेट करें कि मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूँ, तो 2 मिनट वेट। देखिए जी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/8 1/8 1/8 उसके बाद -1 ये लिख रहा हूँ मैं -1 -1
और उसके बाद प्लस 11/4, 11/4 और उसके बाद -3 प्लस 9/8 कैलकुलेटर से सारे काम करें तो इसका जवाब जो है ना वो 0 आया जी, 0x4। बाकी कैलकुलेशंस मैंने की हुई है तो वो आपने देख लेनी है। दूसरे का जवाब, इसका जवाब भी आप देख लेना, 0x³ आएगा और इसका जवाब जो है यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 ये आएगी जी हमारे पास। सॉरी, +1 नहीं आना चाहिए, +3 आना चाहिए, +3 यानी x² प्लस 2x प्लस 3 ये इस पॉलिनोमियल का जवाब होगा। और अगर आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास यूं है कि f of x is equal to x² प्लस 2x प्लस 3। तो उसके बाद ना इसका यहाँ क्वेश्चंस खत्म है जी हमारा। अब हमने इसको चेक करना है। चेक का जो तरीकेकार है इसमें जरा डिफरेंट है, यानी आपके पास इसके अंदर जो है वो डिफरेंट है। इसके अंदर जरा डिफरेंट है, क्या है जी हमारे पास इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे, यानी हमारे पास x में दोबारा लिख देता हूँ वैल्यूज, y ये 0 पर वैल्यूज इसकी आनी चाहिए जो हमें मिलनी चाहिए। मैं पेज को रोटेट करने की बजाय ये कर रहा हूँ 1 यानी 1 6 और उसके बाद 2 11 और 3 18 और उसके बाद 4 27 यानी ये हमारे पास आना चाहिए। ये इनमें से वैल्यू अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ जी x की वैल्यू इन दिस आंसर पॉलिनोमियल, x की वैल्यू 0 तो देन वी हैव y इज इक्वल टू 3 क्योंकि ये 0 प्लस 3 तो y बेस 0 पे 3 आया। ये जो एक और बात गौर से सुन लें कि लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में आपको सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, जबकि मैंने उनमें शॉर्टकट बताए हुए थे कि जो वैल्यूज यूज ना हो उसको आप रखें। मतलब न्यूटन फॉरवर्ड में मैंने कहा था लास्ट वैल्यू रखनी है चेक के लेने के लिए, न्यूटन बैकवर्ड में वैल्यू सवाल को चेक करने के लिए टॉपर वैल्यू रखनी है। इसी तरह मैंने सब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हमने कहा था कि लास्ट वैल्यू रखेंगे। गास फॉरवर्ड और गास बैकवर्ड के अंदर आपको जो है वो उसमें देखना था कौन सी वैल्यू को हमने यूज नहीं किया, वो मुझे फिलहाल जहन में नहीं आ रही, तो लेकिन क्या कहते हैं वो मुझे उम्मीद है कि वो भी टॉपर वैल्यूज है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप ये भी रखेंगे, ये भी सबको चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 1 रखते हैं जी, 1 + 2 + 3 6 आ गया, y इज इक्वल टू 6 चाहे कैलकुलेटर से कर लें चाहे आप जो चाहे वो हमारे पास दूसरे के साथ कर लें, तो दोनों चीजें हमारे पास इसी तरह ही आएंगी। उसके बाद इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें x की वैल्यू 3 तो y 3 रखें, ये 9 ये 6 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 9 है क्योंकि 3 रखने पर 9 + 6 और +9 18 आ गया, 18 हमारे पास हो गया। उसके बाद अगर आप सारे चेक नहीं करेंगे, एक बात पहले सुन लें, तो आप समझें कि आपका सवाल मे और मे नॉट बी करेक्ट। मे का लफ्ज है मेरे पास 4 यानी आप 100% श्योर नहीं, जबकि न्यूटन फॉरवर्ड में लास्ट वैल्यू रखने पर जो जवाब आ जाएगा आप 100% श्योर है। न्यूटन बैकवर्ड में जो टॉप की वैल्यू एक्स के कॉलम के अंदर है वो रखने से यहाँ भी एक्स की वैल्यूज रखने, तो जब हमारे पास आंसर जो सा था वो अगर आपके पास हमारे पास करेक्ट आ जाता है तो सारे करेक्ट होंगे। अगर आपने न्यूटन बैकवर्ड के अंदर जो है टॉप वैल्यू एक्स के कॉलम में से रखी, इसी तरह न्यूटन डिवाइडेड में लास्ट वैल्यू जो रखी उसके अंदर से आपका जवाब क्लियर हो जाएगा। तो लिहाजा ये सारे पॉइंट सही है, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन सही है जो कि हमने यहाँ पर इक्वल के साथ काम किया। तो लिहाजा ये हमारा लेक्चर दूसरा यहाँ पे फिनिश होता है। हम इसके बाद दूसरा लेक्चर करेंगे दोबारा अनइक्वल स्पेसेस के लिए कि अनइक्वल लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन हमारे पास क्या आता है। तो देखते हैं जी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी था
ये एंड करते हैं।